हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनीत सर आपका आपके वीआईटी पूर्वांचल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लगातार हम लोग सीटेट की सीरीज को लेके चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं 12वें नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। ठीक है, अब तक हम लोग 11 सेट को सॉल्व कर चुके हैं और ये हम लोग का 12वां सेट है। और रोज की भांति हम लोग फिर से किस सेक्शंस को लेके चलेंगे, सीडीपी से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और हिंदी पे ले जाके क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समय गंवाने से पहले सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, सीडीपी के क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अभिकथन ए। ठीक है, इसमें दो दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक दूसरा क्या तर्क है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। ठीक है, तर्क आर क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। क्लियर है, सही विकल्प आपको चुनने हैं। पहला विकल्प दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगले ऑप्शंस को देखिएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। और डी कह रहा है कि ए और आर हमारा दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें से हमें सही ऑप्शंस का चयन करना है। आपको कम समय में, ठीक है, आपको मात्र कितने 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कि क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको जो समय दिया गया था वो समाप्त हुआ। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या करता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि पहला निरंतर होता है, दूसरा रुक रुक कर होता है, तीसरा संस्कृति आधारित होता है और चौथा आनुवंशिकता पर आधारित होता है। क्लियर है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जब तक मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं तब तक आप इसके जवाब दे देंगे कि वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं, क्या मानते हैं, निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो क्या होता है हम लोग का, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, रुक रुक कर होता है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि वह क्या होता है, रुक रुक कर होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली स्थान दिया हुआ है सामाजिकरण का एक प्राथमिक संस्था है जबकि खाली स्थान सामाजिकरण की एक द्वितीयक संस्था है। ऑप्शन है कानून विद्यालय, दूसरा सामाजिक नीति संस्कृति, तीसरा पुस्तकालय आस पड़ोस और चौथा है परिवार और विद्यालय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रथम सामाजिकरण बताना है, प्राथमिक संस्था और सामाजिकरण की आपको द्वितीयक संस्था के बारे में बताना है। तो कौन सा, प्राथमिक सामाजिकरण क्या किसको बोलते हैं हम लोग, परिवार को बोलते हैं। और द्वितीयक सामाजिकरण जो संस्था होती है वो कौन होती है, विद्यालय। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। इस पे के बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्राथमिक संस्था पूछ रहा है किसका, सामाजिकरण का। तो आंसर क्लियर हुए। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। पहला है समावेशन, दूसरा समायोजन, तीसरा जैविक परिपक्वता और चौथा है संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है, तो इसमें से कौन सा सही है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, तब तक आप अपने जवाब को फिलअप कर देंगे कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे
सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला। ठीक है, कि जो बाधा आ रही है उसको दूर किया जाए, तो किसके आधार पे आप बाधा को दूर कर सकते हैं? समायोजन के ही आधार पे बाधा को आप क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। देखिए, लगातार निरंतर यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, और इस समय जो टाइम चल रहा है वो किसका चल रहा है? प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि अब हमारे पास एग्जाम के लिए समय नहीं बचे हुए। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं सीट के लिए उतना करिए, जितना बार कर सकते हैं उतनी बार करने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि अब यही हम लोगों का रामबाण काम करने वाला है। इसके अलावा अगर हम फैक्ट में उलझे रह जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के फैक्ट पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को फोकस करिएगा कि प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है? पहला है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है? तो किस चरण पर चिह्नित की जाती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका बी वाला सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? पहला लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दूसरा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत और चौथा कह रहा है सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शंस बताने कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र में चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। तो किस सिद्धांत में की गई है? कौन सा आपका सही होगा? ए वाला कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इसकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कर देंगे तो ऐसा ही निगेटिविटी आ जाएगा। दूसरा कह रहा अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। और तीसरा है विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस पे जाएंगे तो इसका क्वेश्चंस का ऑप्शन कौन सा सही होगा हम लोग का? सी वाला कि विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए तो ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? पहला ऑप्शन से आपका स्तर 1 पूर्व परंपरागत चरण, स्तर 2 परंपरागत चरण, स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण और स्तर 2 और स्तर 3 दोनों ही। ठीक है, तो इसका आपके पास मात्र 5 सेकेंड दिया जा रहा है। इसको आप बताइएगा कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? यह आपको सीधे सीधे बताना है। तो किसमें परिलक्षित होती है? स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः खाली स्थान केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील जो कक्षा कक्ष है वह मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, अध्यापक। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस पे केंद्रित होनी चाहिए यह आपको बताना है। तो यह बार बार होता है कि वह कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। इसमें बिना समय गवाए आप किसको करेंगे? अधिगमकर्ता मतलब शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, तभी तो प्रगतिशील कक्षा आपकी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पहला है कि भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, दूसरा समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता,
तीसरा है शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना, और चौथा है दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन से सही है वह आपको बताने हैं। तो आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, इसमें आप बताइए जल्दी से ऑप्शन कौन से सही है कि गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा, फोकस करिएगा। क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है। ठीक है, किसके अनुसार पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है कि भाषा क्या है। पहला है बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। दूसरा है बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। तीसरा है कि बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। और चौथा है का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताने हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, इसका आपको जवाब देना है। तो भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। किसके अनुसार करती है? लेव वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा होती है वह बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, रूढ़िवादिता से है। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है। ठीक है, गुलाबी रंग किसके साथ जोड़ दिया गया? लड़कियों को, कि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद है। और नीले रंग किसके साथ जोड़ दिया गया? लड़कों के साथ जोड़ दिया गया कि उन्हें पसंद है। अब निम्न में से यह किसे दर्शाता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जेंडर विविधता, दूसरा जेंडर सकारात्मकता, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, और चौथा है आपका जेंडर समानता। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन से सही है वह आपको बताने हैं। तो 12 नंबर के आप बताएंगे कि कौन से ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही है? सी वाला सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हम लोगों का। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला, इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। दूसरा, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाले पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना। तीसरा है प्रभावशाली समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना। और चौथा है विविधता और वैयक्तिक भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। ठीक है, तो आप इसका बताएंगे 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करते हो? नकारते हो। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? ठीक है, पहला है आपका रचनात्मक आकलन, दूसरा है आपका योगात्मक आकलन, तीसरा है असतत आकलन, और चौथा आपका है रूब्रिक्स आकलन। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा सही होगा। तो यह कौन सा सही होगा? रचनात्मक आकलन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा कि एक अध्यापक कक्षा सत्र के समय विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं को, तो कौन सा आकलन आपका आएगा? रचनात्मक आकलन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला, तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, दूसरा, श्यामपट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, तीसरा, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए
बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, और चौथा अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 15 नंबर का कौन सा सही है, सी वाला, कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए। क्लियर हुई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क आर क्या दे रहा है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। सही विकल्प आपको चुनने हैं। ठीक है, इसके सही विकल्प चुनने हैं। विकल्प क्या है, ए वाला, कि ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर हमारा क्या है, गलत है। और चौथा कह रहा है ए और आर हमारे दोनों क्या है, गलत है। तो इसमें से हमें ऑप्शंस का चयन करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों हमारे क्या है, सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर हुई बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, फोकस करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है। क्वेश्चन से ऑप्शन सुनिएगा। पहला है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प मतलब डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके। तीसरा अगम्य पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके। और चौथा है सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो 17 नंबर का कौन सा सही है, ए वाला सही है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा किया जाता है। क्लियर हुई बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है। पहला है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD। दूसरा स्वलीनता। तीसरा है पठन वैकल्य और चौथा है आपका गुणज वैकल्य। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वलीनता। क्या सही है, स्वलीनता। ठीक है, क्लियर हुई बात है। कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, बी वाला स्वलीनता। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। ठीक है, अनुदेशनात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे। पहला विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना। दूसरा विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना। तीसरा है अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना। और चौथा है स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 19 नंबर का कौन सा सही है, बी वाला सही है कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का क्या करना, इस्तेमाल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है वह हमें बताना है। तो किसका द्योतक है, प्रतिभाशाली होना। दूसरा औसत बुद्धि लब्धि होना। तीसरा पठन वैकल्य और चौथा क्या कह रहा है हम लोग का, स्वालीनता कह रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रतिभाशाली होना। ठीक है, किसका द्योतक है, तो प्रतिभाशाली होना। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, फोकस करिए क्या कह रहा है कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए। पहला है उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन। दूसरा प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना।
तीसरा है प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना और चौथा है प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना। ठीक है, तो 21 का कौन सा सही होगा, जल्दी से आप जवाब देंगे। तो 21 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। ठीक है, तो आपके 21 क्वेश्चन इधर रहे। बाकी अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है, यह हमें बताना। पहला ध्यान देना, दूसरा कंठस्थीकरण, तीसरा अधिसंज्ञान और चौथा क्या है, विस्मरण है। ठीक है, भूलना। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन सुनिएगा, जवाब दीजिएगा कि विद्यार्थियों की स्वयं की अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। ध्यान देना, कंठस्थीकरण करना, अधिसंज्ञान, ठीक है, विस्मरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अधिसंज्ञान। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चंस को तब बताइएगा। अभी कथन ए क्या कह रहा है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधी अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। ठीक है, तर्क आर क्या कह रहा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ठीक है, यह दिया हुआ ऑप्शन है आपके सामने, ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है ए और आर हमारे दोनों क्या है, गलत है। तो इसका आप जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ना तो ए ही सही है ना ही तो आर ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला कि ए और आर हमारे दोनों क्या है, गलत है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चंस को फोकस करिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, अधिगम के बारे में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन से देखिएगा ऑप्शंस कि अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतः क्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तीसरा, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। और चौथा, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अधिगम क्या होता है, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, कोई लर्निंग स्वतंत्र होंगे तभी आप अच्छे से सीखेंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। ध्यान से सुनिएगा। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को, ठीक है, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने में अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है उच्च स्तरीय चिंतन, दूसरा अनुरूपक चिंतन, तीसरा प्रकार्यात्मक स्थिरता और चौथा आपका है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो आप जल्दी से जवाब देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। क्लियर हुआ। 26 पे आइएगा। क्या कह रहा है 26 कि अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है। पहला, त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। दूसरा, त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरा है, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। और चौथा है, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह आपके सामने ऑप्शंस हो गए। ठीक है, अब इसको आप बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 26 का कौन सा सही होगा, बी वाला आपका सही होगा कि त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, गलतियों से ही तो लोग सीखते हैं। तो यदि त्रुटि पे आप चर्चा नहीं करेंगे तो वह चीजों को सीखेंगे कैसे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। पहला है बोरियत, दूसरा उच्च डर, तीसरा उम्मीद और चौथा आपका क्या है, गुस्सा। ठीक है, तो बताइए कौन सा संवेग है जो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। तो कौन सा अधिगम है वह आपको बताना है। तो कौन सा अधिगम है, उम्मीद ही है ना।
जो उनको क्या कर सकता है, अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन ये आसान था, अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। पहला है विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तीसरा है शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। और चौथा है विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। तो इसमें से हमें बताने हैं कौन से सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी कि कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। ठीक है, तो अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है, नकारात्मक पूछा हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन में नकारात्मक चीजें आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। 29 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है। पहला है योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास। दूसरा है विशिष्ट पहचानों और अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। तीसरा है व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। और चौथा है कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। ठीक है, तो इनमें से आपको बताने हैं 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप जवाब दीजिएगा 29 का कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा कि विशिष्ट पहचान और अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी हो। ठीक है, अधिगम क्या होगा, अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी हो। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। दूसरा, बहुत ही अमूर्त और जटिल है। तीसरा है कि संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो। चौथा है बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। ठीक है, बहुत सारी विधियों के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी तो वह क्या होगी, प्रभावशाली होगी। ठीक है, तो यह हम लोग समय के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए समय के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। हमें किसका बाउंडेशन है, समय का बाउंडेशन है कि कम समय में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले सेक्शंस पे बढ़ेंगे। यह हम लोगों का जो क्या था, सीडीपी था, वह खत्म हुए सारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जोड़ के बताइएगा आप कितना पाए। अब हम लोग ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस आपको अगले पेज पे दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए। ठीक है, यह पूरा आपका क्या किया, एक क्षेत्र के बारे में व्याख्या किया हुआ है। ठीक है, अब आपको उस क्षेत्र को बताना है कि ऐसा क्षेत्र कहाँ पे होता है। ऑप्शन से आपको दे रहे हैं। ठीक है, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इस प्रकार के घर कहाँ पे होते हैं वह हमें बताना है। तो इस प्रकार के घर कहाँ पे होते हैं, आपके राजस्थान में ही होते हैं ना। इस पे भी कई बार आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए हम लोग 12वें सेट पे पहुंच गए हैं अब तक, और अभी और भी सेट आगे करने हैं। और लगातार हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, लगातार ये सारी चीज़ें मिल रही है कि हम लोगों के क्वेश्चन बार बार क्या, और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहे हैं। तो इसलिए आप बेहतर तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए कि आपको क्वेश्चंस क्या हों, बार बार जो रिपीटेड हो रहे हो वह आपको प्रॉफिट दे, फायदा दे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कह रहा है कि एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्न खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। ठीक है, घास, दुर्मुठ, भृंग, मेढक, सांप, बाज। ठीक है, यदि पौधे पोषण
स्तर पर ऊर्जा 7 kJ मतलब किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो कितनी है 70,000 किलो जूल, 7,000 किलो जूल, 700 किलो जूल और 70 किलो जूल। तो कितनी होगी यह आपको बताना है। तो कितनी होगी आपकी 7,000 किलो जूल होगी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि धारणीय विकास स्तर SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यंभावी है। निम्न में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है। ठीक है, तो किस पे केंद्रित है यह बताना है। पहला है आपका कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, दूसरा लिंग समानता पर, तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर और चौथा है आपका उत्तम शिक्षा पर। तो किस पे यह हमें बताना है। तो किस पे है जल्दी से आप जवाब देंगे। तो किस पे आपका लिंग समानता पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हुआ, बी वाला सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा क्या क्या। जल चक्र के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण। दूसरा है संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। तीसरा है अवक्षेपण, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और चौथा है वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। ठीक है, तो यह आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपका जो कौन सा ऑप्शन सही है। तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण, यह क्रम होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए 65। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्न में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। ठीक है, खोखले तने का कार्य वह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कि पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, दूसरा पौधे को सहारा देना, तीसरा है पौधे को तालाब के तल में जमाना और चौथा है पानी को सोखना। ठीक है, तो इसका कौन सा सही होगा। तो इसका कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा कि पौधे को पानी पर तैरने में क्या करना, सहायता करना। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और मजेदार है। क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं यह हमें बताने हैं। असम में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कहाँ आपके पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। गेहूं की, फल की, सब्जी की, धान की, किसकी एक सामान्य किस्म है वह हमें बताना है। तो कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है, यह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यह बताना है। तो किसका है, धान की। ठीक है, भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म किसकी है, धान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी है। ठीक है, बात किसकी कर रहा है, आपका नौसेना के जहाज में जो लीडर होता है पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की कितनी संख्या यह आपको बताना है। 36, 24, 16, 18। तो निर्देशों की संख्या कितनी है नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दी जाने वाली, तो कितनी है आपकी, तो कितनी है संख्या, 36 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 क्या कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा, ठीक है, खाली ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। 10% ऊर्जा किसके, सौर, प्रकाशीय, रासायनिक, यांत्रिक है। तो किसके रूप में है यह हमें बताना है। तो किसके रूप में है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या है, उपलब्ध है। क्लियर है। अगला देखिएगा बहुत ही आसान है। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 5 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून।
तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है वह हमें बताना है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना खाली स्थान की होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिखा दिए जा रहे हैं। क्या ऑप्शन है आपके लिए कि मिट्टी या मृदा, दूसरा जल, तीसरा पोषक तत्व और चौथा है सूर्य के प्रकाश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? मिट्टी या मृदा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन से फिर दिखा देते हैं आपको एक बार कि जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना, ठीक है, मृदा की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर। तो क्या कहते हैं यह हमें बताना है। तो क्या कहते हैं उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। तो किस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है? तो किसके द्वारा वर्षा का मापन आप करते हैं? रेन गेज के द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सा वाहिदा संबंधित है। कहां से? लद्दाख से, हैदराबाद से। ठीक है, लद्दाख, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से। तो कहां से संबंधित है यह हमें बताना है। तो 73 का कौन सा सही होगा? सी वाला वाहिदा कहां से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है न ही नदियाँ, झील और तालाब ही हैं, यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से क्या है? सस्ता है। ठीक है, इस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान है, अबू धाबी है, यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो क्या है वह आपको बताना है। तो 74 का कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या है वह जगह? वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो कहाँ पे पेट्रोल पानी से सस्ता है? अबू धाबी। ठीक है, जाने लायक जगह है ना। हाँ, पेट्रोल सस्ता पाने के चक्कर में पानी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो बात वही हो जाएगी कि जिस लिए अलगे गए अलग गए और वही हमारे क्या हुआ? हिस्से में प्राप्त हुआ। तो वही चीज हो जाएगा। गाड़ी में तेल भर के सस्ता तो चला लेंगे लेकिन पानी महंगा मिलेगा तो रेशियो वही निकलेगा। अगले क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है कि भारत में बाघों की जनसंख्या, पहला ऑप्शन है पिछले दशक में घट गई है, दूसरा पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगुनी हुई है, तीसरा लुप्त होने के कगार तक घट गई है और चौथा है लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि पिछले 12 वर्षों में लगभग कितनी हुई है? दुगुनी हुई है। तो इसका 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? ठीक है, पहला है कि पौधों से पत्तियां तोड़ कर लाएं, दूसरा है पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, तीसरा है पौधों की पत्तियों का चित्र बना कर लाएं और चौथा है कागज पर पत्तियां काट कर लाएं। ठीक है, तो यह ऑप्शंस आपको दिए गए। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यह हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा कि पौधे से गिरी हुई पत्तियां लाएं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। 77 देखिएगा इसका कौन सा सही है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई? सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती क्या हो जाती है? बुझ गई, जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन देखिए।
उसे बताए कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। दूसरा, अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे। तीसरा, विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। और चौथा, एक विद्युत बल्ब जलाकर उसे ऊपर गिलास रखकर देखे कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है वह हमें बताना है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है कि अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे, देखें कि वह क्या क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करें, जाने और समझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है हम लोगों का, देखिए 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, किस पे? पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को याद करने पर। दूसरा है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर। तीसरा है छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर। और चौथा है विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, कि विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। बातें क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, 79 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, सीखने का कौन सा सिद्धांत है जो व्याख्या करता है कि जो बच्चे हैं वह सीखते कैसे हैं। ठीक है, पहला दे रहा है कि बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तीसरा, बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। और चौथा, बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, इसमें अब कौन कौन सा सही है वह आपको बताना है। केवल ए और डी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल सी और डी सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है 79 का वह हमें बताना है। तो 79 का कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है कि केवल बी और डी सही है। क्लियर हुई बातें? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। दूसरा है कि पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। पहला ऑप्शन है ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन है बी, सी और डी। तीसरा है ए, सी और डी। और चौथा ऑप्शन है आपका ए, बी और डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वह हमें बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब आपका बी, सी और डी वाला बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो 80 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हुआ। चलिए 81 देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ क्या है? पहला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। दूसरा है क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण। तीसरा है विज्ञान के प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण। और चौथा है सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा। ए वाला कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का क्या करना? एकीकरण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है।
पहला पर्यावरण के रूप में सीखना, दूसरा पर्यावरण के बारे में सीखना, तीसरा पर्यावरण के माध्यम से सीखना और चौथा है आपका पर्यावरण के लिए सीखना। ऑप्शन है ए, बी और सी। दूसरा ऑप्शन है बी, सी और डी। तीसरा ऑप्शन है ए, सी और डी और चौथा ऑप्शन है आपका ए, बी और डी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन से क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो 82 का कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा, बी, सी और डी। ठीक है, 82 का कौन सा सही होगा, आपका बी वाला सही होगा। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 83 क्या कह रहा है, भी ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आगे होंगे आपके। शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए? पहला, चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है। दूसरा, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। तीसरा, सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए। चौथा है, विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। क्या ऑप्शन दे रहा है आपको? केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल बी और डी सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन की केवल ए और सी। ठीक है, केवल ए और सी वाला की चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है और सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में उन्हें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिए क्या कह रहा है कि मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि पहला है, प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। दूसरा, यह विद्यार्थी की इंद्रियों को सक्रिय रखता है। तीसरा, यह समय का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करता है और चौथा, इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी और चौथा ऑप्शन है आपका केवल सी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है 84 का वह हमें बताना है। तो 84 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, केवल बी सही होगा। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को क्या करता है, सक्रिय रखता है। क्लियर हुई बातें? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपके लिए कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण या शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है, यह आपको बताना है। पहला दिया हुआ है विद्यार्थियों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए। दूसरा, एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तीसरा, अध्यापकों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए और चौथा है विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने केवल ए और बी, दूसरा है केवल बी और सी, तीसरा है केवल बी और डी और चौथा है आपका केवल ए और सी। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा 85 का वो हम लोग को बताना है। तो कौन सा सही होगा? सी वाला, केवल बी और डी। क्लियर हुई बात है? चलिए अगले क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नदियां लिखती हैं कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नदियां से पूछता है कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। ठीक है, किसे पूछता है? नादिया से। ठीक है, शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा है? तो पहला क्या है? प्रयोग करना, दूसरा आकलन करना, तीसरा तार्किक चिंतन और चौथा है आपका अनुमान लगाना। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके? केवल ए और बी सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल ए और सी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए और डी सही है और चौथा ऑप्शन है केवल बी और सी सही है। तो इसमें से 86 का कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो कौन सा सही है? बी वाला, और बी में क्या दिया है? ए दिया और सी दिया, प्रयोग करना और तार्किक चिंतन, ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है व्यक्तिगत या वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण या माध्यम है। तीसरा है शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट परीक्षा से संबंधित है। चौथा है आपका विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? तो इसमें से कौन सा सही है 87 का, वो हम लोगों को बताना है। तो कौन सा सही है? डी वाला सही है कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तन की मात्रा का क्या करना, पता लगाने की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 88 निम्न में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? पहला बहुआयामी एवं एकीकृत विषय। दूसरा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी। तीसरा बच्चे के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। और चौथा है पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। ठीक है, ऑप्शन से केवल ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल बी और सी, तीसरा ऑप्शन है केवल सी और डी, और चौथा ऑप्शन है आपका केवल ए और सी। तो 88 का कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा, केवल ए और सी। ठीक है, यह दो हमारे फैक्टर सही होंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 89 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? ठीक है, यह हमें बताना है। तो क्यों की गई है? ऑप्शन है आपके सामने। क्या ऑप्शन है? कि बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है। तीसरा ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। चौथा है आपका पर्यावरण शिक्षा कक्षा 11 में प्रारंभ होती है, निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं। ठीक है, तो यह चार ऑप्शन हैं आपके सामने, कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 89 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला है, ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से क्या करना, अवगत कराने हेतु किया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। ठीक है, जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर है लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को, ठीक है, जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का क्या किया, प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके सामने, पहला अवलोकन, तुलना, सामान्यीकरण। दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, वर्गीकरण। तीसरा अवलोकन, प्रयोग, समस्या समाधान। और चौथा अवलोकन, सूचना का संकलन और पहचान। ठीक है, तो यह चार ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? ए वाला, अवलोकन, तुलना और सामान्यीकरण। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों के दो सेक्शन 30-30 क्वेश्चंस के समाप्त होते हैं। ठीक है, आप अपना नंबर भी जोड़ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आपके कितने ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो यह आप बताने का कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए आगे सेक्शन जो है हम लोग का हिंदी का है। पैसेज पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, गद्यांश है कि व्यक्ति के जीवन में संतोष बहुत महत्व है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके अपने जीवन में संतोष रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, असंतोष सब व्याधियों की जड़ है। महात्मा कबीर ने कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। ठीक है, महात्मा कबीर ने क्या कहा है कि धन दौलत से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी धन मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, जो समस्त वैभव है वह किसके समान प्रतीत होते हैं? तो धूल के समान प्रतीत होते हैं। व्यक्ति जितना अधिक धन पाता जाता है उतना ही असंतोष उपजता जाता है। ठीक है, जितना अधिक मनुष्य को धन मिले, ठीक है, मनुष्य क्या है, भावनाओं का प्राणी है ना, मनुष्य हमेशा भावनाओं में जीता, उसको जो चीज मिल जाएगा हमेशा असंतोष की भावना में रहता है। जो कुछ मिलेगा वह उससे अधिक प्राप्त करने की लालसा लिए घूमता है।
यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, जो अनेक रोगों की क्या है, जड़। जो हमारा मानसिक तनाव होता है वही तो हमारे रोग के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, धन व्यक्ति को उलझनों में फंसाता जाता है। ठीक है, धन के लिए इंसान किसी भी स्तर तक चला जाता है और वह हमेशा उलझनों में क्या होता है, फंसता चला जाता है। साधु को संतोषी बनाया गया है क्योंकि भोजन मात्र से उसे क्या होता है, संतोष मिल जाता है। मतलब पेट भर गया, भोजन हो गया, इसी से वह क्या हो गया, संतोष प्राप्त कर लिया। हमें भी साधु जैसा होना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं की सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा क्या होता है, असंतुष्ट होता है। किसी चीज को पाने की इच्छा हो जाती है और वह हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमारा मन क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। सांसारिक वस्तुएं हमें कभी भी संतोष नहीं दे सकती। जो भौतिकवादी सांसारिक चीजें वह कभी भी मनुष्य को संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध सीधे किससे, मन से। यदि मन हमारा शांत है तो हम क्या है, संतुष्ट है। संतोष सबसे बड़ा धन है और जो संतोष है वह सबसे बड़ा धन है। इसके सम्मुख सोना चांदी रुपया पैसा सभी क्या है, व्यर्थ हैं। बातें क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चंस को फोकस करिएगा, देखिएगा पैसेज पे आधारित क्वेश्चंस को, कि गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम नहीं है। ठीक है, असंतोष का परिणाम क्या नहीं है, ठीक है, मानसिक तनाव, रोगों से गिरना, लालच की प्रवृत्ति, सीमित इच्छाएं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मानसिक तनाव तो आएगा ही, रोगों से आप घिरेंगे ही, लालच की प्रवृत्ति भी आएगी, सीमित इच्छाएं, जो इच्छाएं रहती हैं वो भी क्या होती है, सीमित नहीं रहती है, क्या रहती है, असीमित रहती हैं। ठीक है, तो गद्यांश के आधार पर असंतोष का परिणाम क्या नहीं है, सीमित है, इच्छाएं नहीं। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन इसका पैसेज का। दूसरा देखिएगा, महात्मा कबीर ने के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, धन दौलत, संतोष, वैभव, सांसारिक वस्तुएं। तो महात्मा कबीर के अनुसार जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं आपकी, संतोष ही न है। ये तो देखते देखते आप कर जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे समय बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है संतोष का संबंध किससे है, संपदा, मन, आभूषण, इच्छाएं। जो संतोष है उसका संबंध किससे है, तो संतोष का संबंध किससे है, मन। हमारा मन संतोषी है तो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, सही है, परफेक्ट है। आगे देखिएगा क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति सुख से रहना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, कर्तव्यशील होना चाहिए, संतोषी होना होगा, धनाढ़ होना होगा, मितव्ययी होना होगा। तो गद्यांश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, तो उस व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 95 क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार अधिक धन प्राप्त करने का परिणाम है अधिक सुख होना, अधिक धनाढ़ होना, उलझनों से निकलना, असंतोषी होना। तो 95 क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, असंतोषी। देखो पैसेज बहुत ही अच्छा मिला हम लोगों को, क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते ऑप्शन हमारे क्लियर हो जा रहे हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। साधु स्वभाव की विशेषता है वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, कम में भी गुजारा करना, कम होने की नियति मानना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या होगा, कम में भी गुजारा करना। मतलब खाना मिल जाता है, पेट भर जाता है, इसी में उनका गुजारा चल जाता है, उन्हें धन की लालसा नहीं होती है। आगे कह रहा है कि व्याधि से क्या तात्पर्य, व्यवधान, व्यवस्था, रोग, दुख। तो जो व्याधि है उससे क्या तात्पर्य आपका, तो व्याधि क्या है, रोग है। ठीक है, व्याधि क्या है, रोग है। आगे देखिएगा, समूह से भिन्न शब्द आपको छांटने हैं, भोजन, संतुष्ट, धूल, असंतुष्ट। तो समूह से भिन्न इसमें क्या होगा यह हमें बताना है। तो समूह से भिन्न क्या होगा, असंतुष्ट। ठीक है, जो असंतुष्ट है वह हमारा क्या है, समूह से भिन्न शब्द के रूप में है। तो हम लोग का क्या होगा, 98 का कौन सा होगा, ऑप्शन से डी वाला सही होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सांसारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है संसारिक, 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 सांसारिक और संसारक। तो इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय दोनों आपको छांटने हैं। तो मूल शब्द और प्रत्यय दोनों क्या होंगे आपका, संसार प्लस इक। ठीक है, संसारिक। ठीक है, देखिए एक तो गद्यांश हो गए। अब काव्यांश के पैसेज को सुनिएगा क्या कह रहा है।
कुछ ऐसे पूरब के गांव की हवा चली। कहाँ की चली? पूरब के गांव की हवा चली, कुछ ऐसे चली। कैसे चली? खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी। जो खपरेलों की दुनिया, मतलब खपरेले जो है, जो खपरेल का घर है, ठीक है, वह सब उड़ने लगे। जमे हुए धूल सी पहाड़ी है दूर की, और धूल की एक बड़ी सी पहाड़ी घेरे हुए क्या करी आ रही है। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही है। ठीक है, सोने का कलश लिए उषा चली आ रही है, माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की। ठीक है, उसकी सुंदरता की क्या कह रहा है? व्याख्या कर रहा है कि माथे पर दमक रही है आभा सिंदूर की। अब इस पे आधारित क्वेश्चन आपको बताने क्या कह रहे हैं? कविता का मुख्य स्वर क्या है? भोर हो रही है, संध्या हो रही है, रात हो रही है, आभा चमक रही है। किस दृश्य की बात कर रहा है? तो कौन सा दृश्य वहां पे आ रहा है? भोर ही हो रही है ना। माथे पर दमक रही आभा सिंदूर की, जब सूर्योदय होता है तो लालिमा लिए भी आता है ना, और सोने का कलश लिए उषा चली आ रही है, और ऐसा लगता है कि वो जो सूर्य निकलता है तो सोने के कलश के समान प्रतीत हो रहा है। उसी की बातें ये कर रहा है, जो रोशनी आती है ना पीली पीली सुबह सुबह, उसी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कविता के कौन से शब्द ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत करते हैं? गांव हवा, खजूर कलश, गांव खपरेल, खपरेल काजल। ठीक है, तो कौन से हैं? तो कौन से? गांव खपरेल। कविता में कौन से शब्द ग्रामीण परिवेश की ओर संकेत कर रहे हैं? तो गांव खपरेल। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य? लोगों की आंखें खुल गई, लोग खपरेलों को जगाने लगे हैं, खपरेलों की दुनिया सचेत हो गई है, गांव के लोग उठने लगे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है? भोर उषा काल हो रहा है ना, तो क्या होगा? गांव के लोग उठने लगे, मतलब आंखें खोलने लगे। जैसे दरवाजा खुलने लगा, लोग अपने घरों से निकल के जाके काम करने लगे, तो यह क्या हो गया? खपरेल खुलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी को जमे हुए धुएं से क्यों कहा गया? जो पहाड़ी है उसको जमे हुए धुएं सा क्यों कहा गया? भोर से पहले के अंधकार के कारण, भोर होने पर फैले हुए अंधेरे के कारण, पहाड़ी पर फैक्ट्रियों का धुआं जमने के कारण, पहाड़ों पर फैले चूल्हे के धुएं के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह बताना है। तो इसका कौन सा है? ए वाला, कि भोर से पहले के अंधकार के कारण। भोर से पहले जो अंधकार होता है उसको पहाड़ी के जमे हुए धुएं से कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सोने का कलश के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया? सूर्य के सोने के कलश के लिए, सूर्य की सुनहरी किरणों की ओर, सूर्य की रुपहली आभा की ओर, सूर्य की नीली आभा की ओर। तो किस ओर संकेत किया गया है? तो किस ओर संकेत किया है? अभी आपको बताया गया, सूर्य की सुनहरी किरणों की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उषा चली आ रही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है। तो कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? उषा चली आ रही है, मानवीकरण किया गया है ना। उषा क्या है? प्रकाश है, रोशनी है, किरण है। वह चल के कैसे आएगी? मनुष्य ने चल के आएगा, तो यह क्या कर दिया गया? उसको मानवीकरण कर दिया गया। इसलिए उषा चली आ रही पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपका? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सहज ज्ञानवादियों का यह विचार है कि सहजता मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया भाषा अधिगम की पहल, दूसरा भाषा विकास के उपकरण, तीसरा भाषा अर्जन युक्ति, और चौथा आपका भाषा बोध। ठीक है, तो किसको यह प्रदर्शित कर रहा है? तो भाषा अर्जन की युक्ति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालती है। ठीक है, 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकाल। भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पहला है कूजन, दूसरा एक शब्दी वाक्य, तीसरा बबलाना, और चौथा एक शब्द। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 107 नंबर का वह बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला कूजन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है।
कि भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया है? B.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की, चॉम्स्की, जीन पियाजे। किसने किया है वह हमें बताना है। तो किसने किया है? B.F. स्किनर ने किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या। कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से है। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति क्या कहलाएगी वह हमें बताना है। क्या कहलाएगी? कि कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है, दूसरा है कि एक प्रकार का व्यवधान है क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी, तीसरा है भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है, और चौथा है नई भाषा के अधिगम में क्या करती है? भ्रम पैदा कर सकती है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताने हैं। ठीक है, तो 109 का कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा कि भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? ठीक है, प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी युक्ति नहीं है यह हमें बताना है। ऑप्शन है पूर्व श्रवण विश्लेषण, दूसरा संरचित बनाए गए कथनों का श्रवण, तीसरा अनुमान लगाना, और चौथा है समूह में श्रवण। तो कौन सा इसका ऑप्शन से सही होगा वह हमें बताना है। तो 110 का कौन सा सही होगा? सी वाला अनुमान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है हम लोगों का, ग्राही शब्द भंडार में वे शब्द हैं जिन्हें, पहला ऑप्शन है जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं, दूसरा है कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकता है, तीसरा है दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है, और तीसरा है व्यक्ति अपनी सक्रिय शब्दावली में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताने 111 नंबर का कौन सा सही होगा? तो ए वाला सही होगा। जब कोई सुनता या सुनाती है या देखता या देखती है तब पहचान कर पाते हैं। ग्राही अब शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा यह आपको बताना है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसफ्रेजिया। तो किस रूप में जाना जाएगा यह हमें बताना है। तो किस रूप में जाना जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डिसग्राफिया के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, क्या रहा है? लेखन के समय शब्द और वर्ड लिखने में, तो लेखन विकार क्या है आपका? डिसग्राफिया है। तो रटा रटाया क्वेश्चन है, आगे देखिए। किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार न करता हो। दूसरा है वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो। तीसरा है लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो। और चौथा है जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने योग्य हो। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि पढ़ी गई सामग्री से श्रुत लेख, दूसरा है पठन के 4-5 लाभ लिखिए, तीसरा अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, और चौथा है पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 114 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला सही है कि अपने शब्दों को कहानी दोबारा कहिए। ठीक है, अपने शब्दों में कहानी को क्या कहिए? दोबारा कहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती है। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के, ठीक है, वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? स्व आकलन कहेंगे,
व्यक्तिपरक आकलन कहेंगे, समूह में आकलन कहेंगे, सहपाठी द्वारा आकलन कहेंगे। क्या कहेंगे वह आपको बताना है। तो 115 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सहपाठी द्वारा क्या होगा? आकलन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को बताइएगा क्या कह रहा है, फोकस करिएगा कि एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है। पहला द्विभाषी, तीसरा एकल भाषी, तीसरा है बहुभाषी भाषाविद और चौथा है भाषा वैज्ञानिक। तो क्या कहा जा सकता है एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुभाषी को बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको आप क्या कहेंगे यह हमें बताना है। तो क्या कहेंगे उसको? आप बहुभाषाविद कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। पहला है अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। तीसरा, जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते हैं। चौथा है पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो यह ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है वह आपको बताना है। तो 117 नंबर का कौन सा सही होगा? तो जल्दी से आप जवाब देंगे। तो कौन सा सही होगा? बी वाला कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वह क्या होते हैं? अच्छे लेखक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है 118 नंबर कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रारूप को दोहराना चाहिए, दूसरा अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए, तीसरा है विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए और चौथा प्रारूप का संपादन करना चाहिए। ठीक है, तो यह 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो कौन सा सही है? सी वाला सही है कि विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है। आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि। पहला की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। दूसरा है का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है। तीसरा, लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए और चौथा, केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए और शेष 3 कौशलों में नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है वह हमें बताना है। तो 119 नंबर का कौन सा सही है? सी वाला सही है कि लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए। ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, इसको आप बताएंगे। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है और तीनों सेक्शंस को जोड़ के आप बताएंगे कि 90 क्वेश्चंस में आप कितने नंबर प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है लास्ट, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई। यह वाक्य किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, एक कोड से दूसरे कोड में जाना, तीसरा है कोड परिवर्तन और चौथा है कोड में भिन्नता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताने हैं। तो 120 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला सही होगा, कोड मिश्रण। ठीक है, कौन सा सही होगा? ए वाला कोड मिश्रण। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आपको एक और सेट प्राप्त हुआ तो आप इसको पूरा रिवीजन करेंगे, देखेंगे और इसी के साथ निरंतर आप लोग बने रहेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं रहेगा तब तक लगातार सेट कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।